तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल सुबोध ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आइए आज के वीडियो में आप लोग पुनः फिर देखने वाले हैं एक बार फिर कि बिहार बोर्ड जो मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 में होने वाली है, आज पार्ट दूसरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं जो कि क्रैश कोर्स है हिंदी का, और ये 15 फरवरी के लिए है जो कि आपका फाइनल परीक्षा 2024 में होने वाली है 15 फरवरी को हिंदी का। और विषय कोड देख लीजिए 101 है। और इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव लाए हैं। ठीक, इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव लाए हैं, आप देख सकते हैं। अगर ये 100 ऑब्जेक्टिव को आप देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से इस वीडियो से 7 से 8 नंबर बनने वाले हैं। ठीक, अगर पीछे वाले वीडियो यानी कि पार्ट 1 अगर नहीं देखे हैं आप तो जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जा कर के उस वीडियो को भी आप देख लीजिए। उस वीडियो के माध्यम से 50 VVI ऑब्जेक्टिव बताए हैं हिंदी का ही, और इस वीडियो में आज 100 ऑब्जेक्टिव लाए हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं 51 नंबर से ऑब्जेक्टिव को। ठीक, तो चलिए अब 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये पार्ट दूसरा है वीडियो का। तो आइए इस वीडियो में 100 ऑब्जेक्टिव हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। ठीक, अगर वीडियो में अंतिम तक बने रहते हैं तो यहाँ से 7 से 8 नंबर पक्का आपके एग्ज़ाम में बनने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपके सामने आपके स्क्रीन पर प्रश्न आ गया है और आप लोग देख सकते हैं प्रश्न को। ठीक, तो चलिए आपका प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। बताइए कि ये 51 नंबर प्रश्न जो है पार्ट दूसरा है वीडियो का। ठीक, मैं फिर बता रहा हूँ कि ये पार्ट दूसरा है और 50 नंबर तक पार्ट पहला में करवाए हैं। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें। 51 नंबर प्रश्न है कि प्रतन मानव का अर्थ है, मतलब प्रतन मानव का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना है लघु मानव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, एकदम सारा प्रश्न VVI प्रश्न है। ठीक, चलिए नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, मतलब कि नौबत खाने में इबादत ये जो पाठ है इसका लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है मतलब कि इस पाठ में कौन है, तो आपको याद रखना है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि बिस्मिल्लाह खान। कौन है? बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 53 कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे? तो आपको याद रखना है 1915 में। कब? 1915, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार यानी कि लेखक कौन है इसका, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सांवरदैया। कौन है? सांवरदैया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो आपको याद रखना है और आपको एग्जाम में बताना, जब ये प्रश्न आता है तो ये हुआ था 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए प्रश्न संख्या 56 को देखिए। 56 में क्या है कि पपाती किस पर लेटी हुई थी? पपाती किस पर लेटी हुई थी? तो आपको याद रहना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्ट्रेचर पर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सारा प्रश्न VVI प्रश्न है बाबू, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंतिम तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते चलिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो आपको याद रखना है और बताना है आपको कि देवी नदी के, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो आपको याद रखना है बहू। कौन थी? बहू, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। अगला प्रश्न नहीं तो यह वीडियो लंबा भी हो सकता है, इसलिए जल्दी जल्दी करता हूँ
क्या है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया। मतलब मेरे बिना तुम प्रभु ये जो कविता है इसका हिंदी में अनुवाद कौन किया। तो आपको याद रखना है इसका हिंदी में जो अनुवाद किया था धर्मवीर भारती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 60। ठीक, चलिए क्या है, लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है। मतलब लौट कर आऊँगा यह कविता किनकी रचना है। तो आपको याद रखना है आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, जीवानंद दास की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक, एकदम आप लोग मिलाते भी चलिए। ठीक, कितना सही कर पाते हैं आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है। मतलब बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है पूछा है। तो आपको याद रखना है यह जो है ना ये अनामिका का, किसका, अनामिका का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि चक्रव्यूह किनकी रचना है। चक्रव्यूह किनकी रचना है। तो आपको याद रखना है ये है कुंवर नारायण की। किसकी है, कुंवर नारायण की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, पढ़िए इसको। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला। मतलब दिनकर जी को ज्ञानपीठ का जो पुरस्कार मिला था वो किस रचना पर मिला था। तो आपको याद रखना है यह उर्वशी। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए 64 प्रश्न को देख लेते हैं, कहाँ है 64 नंबर का प्रश्न। चलिए यहाँ है, चलिए देखिए क्या है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, क्या होता है। तो आपको याद रखना है और आपको बताना है, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए आपको क्या बताना है कि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक, चलिए इसका क्या विकास होता है आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि धूप बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं फटी। धूप बरसी पर अंतरिक्ष में नहीं फटी, ये मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मिट्टी से। कहाँ से, मिट्टी से। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है। मतलब ये किसकी कृति है, नदी के किनारे भी नदी है, किसकी कृति है। तो आपको याद रखना है ये जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अशोक वाजपेयी की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी तरह आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानों दरिद्रता और अभाव से ग्रस्त है। तो आपको याद रखना है ये 67 नंबर जो प्रश्न है इसका आंसर जो होगा आपको याद रखना है 30 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, और अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न क्या है, शुक्ल जी की कहानी संग्रह है। मतलब शुक्ल जी की कौन सी कहानी संग्रह है। तो आपको ये 4 ऑप्शन है, बताइए कि कौन सा है। तो आपको याद रखना है, मैं बता रहा हूँ कि ये जो है ना ये पैर पर कमरा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पैर पर कमरा। ये किनकी संग्रह है, तो शुक्ल जी की है। चलिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान से, और ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए। क्या है, सारा प्रश्न इसमें वीवीआई प्रश्न आपको मिलेगा। ठीक, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धत है। फिर से एक बार सुनिए, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है, किस कविता से लिया गया है। तो आपको याद रखना है यह जो लिया गया है यह लिया गया है स्वदेशी से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने है आपके स्क्रीन पे कि कवि ने परजन्य किसे कहा। कवि ने परजन्य किसे कहा। तो आपको याद रखना है कि किसे कहा था। तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बादल को कहा था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका ध्यान से कि विश्व के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। विश्व के दांत ये जो समाज के है किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करता है। तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है, बताना है मध्य वर्ग के। ठीक, किस वर्ग के, मध्य वर्ग के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, अगला प्रश्न क्या है, सुजान रस खान किनकी रचना है।
सुजान रसखान किन की रचना है? तो आपको बताना है यह जो रचना है यह रचना है रसखान की। किसकी है? रसखान की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिए, वाणी कब विश्व के समान हो जाती है? यह प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और 2024 में भी यह प्रश्न आएगा, इसलिए सारा प्रश्न इसमें VVI प्रश्न है। वाणी कब विश्व के समान हो जाती है? तो आपको याद रखना है और बताना है कि राम नाम के बिना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए 74 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। किधर है जी 74 नंबर प्रश्न? सामने आइए तो आप, चलिए यहाँ आ गए हैं, देखिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से, कि मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली जो एक कहानी है आपके सिलेबस में गोधली में, वो किस प्रकार की कहानी है? किस प्रकार की कहानी है ये बताना है ना। तो आपको याद रखना है वो जो कहानी है वो है मनोवैज्ञानिक, ठीक, या मनो है, सॉरी एक मनोवैज्ञानिक। क्या याद रखना है? मनोवैज्ञानिक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न को देखिए फटाफट, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं आप प्रश्न को। क्या लिखल है कि शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है? शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है? तो आप याद रख लीजिए, आपको बताना है और याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुशिर वाद्य, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए 76 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 76 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ये तो कोई भी बता सकता है ना, तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि इसका ऑप्शन क्या होगा। तो आपको अगर पता नहीं है तो यहाँ सुनिए और लिखिए कॉपी में, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी। अच्छा, एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछेगा कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है भीमराव अंबेडकर जी को, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो आपको याद रखना है और बताना है यह कथन जो है ये सेन साहब की है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं आप कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? VVI प्रश्न, ये है VVI क्वेश्चन आपका, ठीक, मिल गया कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। तो आपको याद रखना है कि मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था 1823 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 79 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? ये किसने कहा था? तो आपको बताना है कि ये किसने कहा था। ये कहा था कालिदास ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए आपके सामने है। आप उधर क्या चीज़ देख रहे हैं, इधर पढ़िए क्वेश्चन को कि मोहरा क्या है, मतलब ये मोहरा क्या है? तो आपको बताना है और याद रख लीजिए ये मोहरा है एक नदी। क्या है ये? एक नदी है, ठीक। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न क्या है कि सिद्धम क्या है? सिद्धम मतलब सिद्धम क्या है, सिद्धम को हम क्या कहते हैं? तो आपको बताना है, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाली है। तो आपको बताना ऑप्शन नंबर डी, एक प्रकार की लिपि है। ये क्या है? एक प्रकार की लिपि है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए 82 नंबर प्रश्न देख सकते हैं आपके सामने है। क्या है कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? बताइए तो सूर्य जो नामक एक पुस्तक वो किनकी रचना है? तो याद रख लीजिए आप लोग, याद रटना नहीं है, देखना है सिर्फ, आपको एकदम दिमाग में याद रखना है। क्या होगा कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुणाकार मूल्य की। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? तो याद कर लीजिए गुणाकार मूल्य की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है बहादुर कितने वर्ष का था? बहादुर कितने वर्ष का था? तो आपको बताना है बहादुर जो है वो 12 से 13 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका 84 नंबर प्रश्न है, ठीक। चलिए मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, किससे संबंध है? तो आपको याद रखना है कि इसका जो ऑप्शन होगा डी, यानी कि द्वंद्वात्मक से। कहाँ से? द्वंद्वात्मक से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए 85 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहाँ है, ढूंढिए कहाँ है 85 नंबर प्रश्न? इधर ही होगा जी। चलिए मिल गया। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है कि बिरजू महाराज की
ख्याति किस रूप में है, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो आपको याद रखना है और आपको बताना है नर्तक के रूप में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न क्या है, लेखक अवेन्यू क्या साथ लेकर गए थे? लेखक अवेन्यू क्या साथ लेकर गए थे? तो आपको याद रखना है वो जो साथ में लेकर के गए थे वो ले गए थे पुस्तक, टाइपराइटर और रैप्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक, ये तीनों लेकर के साथ में गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है कि शहर अब भी संभावना है, कृति किसकी है? शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है बताइए? तो यह कृति जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अशोक वाजपेयी की है। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर और आपके नज़र के सामने है। देखिए, संतू मछली लेकर क्यों भागा? बताइए तो, संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो आपको याद रखना है कि संतू मछली लेकर क्यों भागा, तो कुएं में डालने के लिए। कहाँ? कुएं में डालने के लिए, खाने के लिए नहीं, कुएं में डालने के लिए। चलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है। चलिए बताइए अगला प्रश्न का जवाब क्या होगा कि नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? बताइए कि नागरी लिपि जो पाठ है ये किस लिपि में रचित है? ठीक, तो आपको बताना है ये जो है ना ये देवनागरी में है। किस में है? ये देवनागरी में है। नागरी लिपि जो पाठ है किस लिपि में है? तो देवनागरी में है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम था। बताइए बिस्मिल्लाह खान के बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम पूछ रहा है ना, तो बताइए तो, अगर आप पढ़े हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यानी कि बिस्मिल्लाह खान का जो बचपन का नाम था वो क्या था? कमरुद्दीन। क्या था? कमरुद्दीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? कोई भी बता सकता है ना, बताइए शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो आपको याद रखना ये है महात्मा गांधी की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए आपका अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि नानकाना साहब अब कहाँ है? नानकाना साहब अब कहाँ है? बताइए तो आपको याद रखना है और बताना है या जो ये पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका कि जाति विभाजन का आधार क्या है? बताइए जाति विभाजन का ये आधार क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि इसका है पैतृक पैसा। क्या है इसका आधार? पैतृक पैसा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, आवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। आवेन्यू फ्रांस का एक प्रमुख रहा, क्या रहा है? तो आपको याद रखना है और बताना है। ये जो है ना ये इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कला केंद्र। क्या रहा है? कला केंद्र। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है रसखान का रचनाकाल था, मतलब रसखान का रचनाकाल कौन है? तो आपको याद रखना है कि आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में क्या है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है कि जहांगीर का शासनकाल। क्या कौन सा काल था? तो जहांगीर का शासनकाल। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 96 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहाँ है जी? कहाँ है? मिल जाइए। चलो इधर ही होगा, हाँ मिल गया। तो चलिए बताइए इसका जवाब क्या होगा आप लोग फटाफट। चलिए तो चलिए 96 नंबर प्रश्न क्या है कि आधुनिक मनु कहा गया है। आधुनिक मनु किसे कहा गया है? तो आपको याद रखना है इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है आपका कि विरह लीला किनकी रचना है? विरह लीला किनकी रचना है? तो आपको याद रखना है और बताना है ये जो है घनानंद की है। किसकी है? घनानंद की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 98 नंबर प्रश्न को देखिए आप। क्या है कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? तो आपको बताना है इसका जो जन्म हुआ था, इसका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है आपका
अगला प्रश्न है, संतू के घर से 3 मील दूर कौन सी नदी थी? संतू के घर से 3 मील दूर कौन सी नदी थी? तो आपको याद रखना है कि मोहरा नदी। कौन सी नदी थी? मोहरा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म डैश डैश जिले में हुआ था, मतलब किस जिले में हुआ था? तो आपको बताना है कि इसका जो जन्म हुआ था बेगूसराय जिले में हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न है कि वायरन किस भाषा के कवि है? वायरन किस भाषा के कवि है? तो आपको बताना है ये जो है ना, ये अंग्रेजी भाषा के कवि है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक मिनट रुक जाइए। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि ये होगा जापान को। किसको? जापान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है, एक मिनट रुक जाइए। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किसने बचाने की बात करता है? कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? यहाँ किससे है? ठीक, किससे बचाने की बात करता है? तो आपको याद रखना है और बताना है कि नादिरों से। किससे? नादिरों से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। अगला प्रश्न क्या है, एकदम ध्यान से देखिएगा कि शिक्षक का अर्थ होता है, मतलब शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो आपको याद रखना है इसका जो अर्थ होता है वो होता है मोम। क्या होता है? मोम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि हमारी नींद शीर्षक कविता में नींद किसका प्रतीक है? नींद किसका प्रतीक है? तो आपको बताना है आलस का। किसका प्रतीक है? आलस का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न है कि यतीन्द्र मिश्र रचनाकार के रूप में मूलतः क्या थे? यतीन्द्र मिश्र रचनाकार के रूप में क्या थे वो? तो आपको बताना है और आपको याद रखना है वो जो थे वो कवि थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका कि किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? किस मछली की आंख में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? तो आपको याद रखना है कि मृत मछली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अब 108 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 108 नंबर प्रश्न है आपके सामने। तो चलिए आपका प्रश्न है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं? कहाँ लौटने की बात कहते हैं? तो आपको बताना है, क्या बताना है? आपको बताना है बंगाल से, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? प्रथमाक्षर क्या है? सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? तो आपको याद रखना है कि इसका जो प्रथमाक्षर है वो क्या है? वो है विफलता पर छलके आंसू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से, कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है? तो आपको याद रखना है और आपको बताना ये है रेनन मारिया रिल्के। ठीक, आपको क्या याद रखना है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या याद रखना है? डी याद रखना है। ठीक, चलिए अगला है कि मगम्मा क्या बेचती है? तो आपको याद रखना है दही। क्या बेचती है? दही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने है कि अगला प्रश्न में क्या कहा गया? लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? बताइए तो, लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो आपको याद रखना है अच्युत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी? ठीक, मंगू के अलावा तो आपको याद रखना है कि कितने? 3 टोटल था। कितना? 4। लेकिन मंगू के अलावा, मंगू को छोड़ करके बोला गया है ना, छोड़ करके, तो 3।
ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न है, पहले दिन पपाती को क्या था? पहले दिन पपाती को क्या था? तो आपको याद रखना है बुखार। क्या था? बुखार। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है आपका, अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया? अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया? तो आपको याद रखना है और एग्जाम में बताना है कि 1943 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि सांवरदैया डैश डैश भाषा के सफल कहानीकार है। किस भाषा के कहानीकार है बताइए तो आप लोग। तो आपको याद रखना है सांवरदैया जो है किस भाषा के कहानीकार है? यह है राजस्थानी भाषा के कहानीकार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो आपको याद रखना है आपका जो ऑप्शन होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भीमराव अंबेडकर। क्या है? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग एकदम टेस्ट लगाते चलिए और इस वीडियो में सारा प्रश्न VVI प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। VVI जो प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि खोखा के दांत किसने तोड़े? तो आपको याद रखना है मदन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक, चलिए 119 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 119 नंबर प्रश्न कहाँ है जी? चलिए यहाँ है, मिल गया। चलिए इसको पढ़िए, क्या है देखिए। दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? किसे मिला था? तो आपको याद रखना है ये वारेन हस्टिन को। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर है दधीचि की हड्डी से क्या बना था? दधीचि की हड्डी से क्या बना था? तो आपको याद रखना है कि वो इंद्र का वर्ज बना था। इंद्र का वर्ज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि सहरपाद की कृति है। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोहा कोश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है जिंदगी और जौंक किस लेखक की रचना है? जिंदगी और जौंक किस लेखक की रचना है? तो आपको बताना अमरकांत की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना है और बताना है 1912 ईस्वी में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी से अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? तो आपको याद रखना है तब उसकी उम्र क्या थी? तो उसकी उम्र 27 वर्ष की थी। ठीक, चलिए अगर अच्छा क्वेश्चन यहाँ से ये ऐसे भी पूछ सकता है कि किस वर्ष में बिरजू महाराज को अकादमी अवार्ड मिला था? तो आपको बताना है कि 27 वर्ष की उम्र में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि एवेन्यू किस नदी पर स्थित है? एवेन्यू किस नदी पर स्थित है? तो आपको याद रखना है और बताना है रोन नदी पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक, चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो आप याद रख लीजिए वो जो अपने पिता से मांगना चाहता था क्या था? मछली। क्या मांगना चाहता था? मछली, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये मछली कहानी की है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, इबादत का अर्थ क्या है? इबादत का अर्थ क्या होता है? ठीक, तो आपको याद रखना है कि इबादत का अर्थ होता है उपासना। क्या होता है? उपासना करना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अच्छा ठहरिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो चलिए पानी पी लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं कि आगे है कि महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है?
तो आपको याद रखना है कि बढ़िया शिक्षा क्या है, तो अहिंसक प्रतिरोध, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, सही है ना? देखिए तो एक बार आप लोग, हाँ ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका कि गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या है? गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम है? तो आपको याद रखना है इसका पत्नी का जो नाम है सुलक्षणी। क्या नाम है? सुलक्षणी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक ठीक, मैं फिर बोल रहा हूँ कि इस वीडियो में सारा प्रश्न क्या है, वीवीआई प्रश्न है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंतिम तक जरूर देख लें। चलिए प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं, किधर है तीसरा, कहाँ है? हाँ यहाँ है। ठीक, चलिए तीसरा प्रश्न है आपके सामने। देखिए यहाँ पे क्या लिखल है कि प्रिय अयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली और मालिन किसे कहा है? तो आपको याद रखना है और बताना है राधा कृष्ण को कहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है कि घनानंद किनके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो आपको याद रखना है कि नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है? तो आपको बताना है जो किनका प्रसिद्ध नाटक है, तो ये है प्रेमघन का। किसका है ये? प्रेमघन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका कि युगवाणी किसकी काव्य कृति है? युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो आपको बताना है सुमित्रानंद पंत की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका क्या है कि कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो आपको याद रखना है किसके लिए? जनता के लिए। जनता से बड़ा और कोई हो सकता है नहीं। ठीक, चलिए उसके लिए ही बात करते हैं कवि दिनकर जी ने। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न क्या है कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो आपको याद रखना है कि सच्चिदानंद, हीरानंद और वात्स्ययन अज्ञेय की। मतलब कि आप शॉर्टकट में नाम याद रख सकते हैं अज्ञेय जी की, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका कि अगला प्रश्न है कि कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण है। क्या जीवन में महत्वपूर्ण है कवि वीरेन डंगवाल के अनुसार? तो आपको याद रखना है और आपको बताना है वह संघर्ष। क्या है? संघर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका कि कवयित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? कब हुआ? तो आपको बताना है कि इसका जन्म जो हुआ था 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है कि रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है। तो आपको याद रखना यह सब प्रश्न पूछा गया प्रश्न है और 2024 में भी यह प्रश्न पूछने का चांस है। इस वीडियो में सारा प्रश्न भी आई प्रश्न है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंतिम तक जरूर देखें, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है कि रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है। तो आपको याद रखना है और बताना है कि गीतात्मक। क्या है? गीतात्मक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि अगला प्रश्न है दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो आपको याद रखना है कि अमराई का कुआं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए ध्यान से कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं? तो आपको याद रखना है दलई बांध की निगरानी कर रहे हैं। चलिए प्रश्न नंबर 141 को देख लेते हैं। कहाँ है 141? ठीक, चलिए यहाँ है, यहाँ। चलिए 141 है प्रश्न नंबर। और देखिए क्या है कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? बताइए तो, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो आपको याद रखना है ईश्वर पेटलीकर की। किसका है? ईश्वर पेटलीकर की। चलिए अगला है पप्पाती की उम्र क्या थी? पप्पाती की उम्र क्या थी? तो आपको याद रखना 12 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न क्या है कि भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा। भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा। तो आपको याद रखना है सीता ने। पूछेगा एग्जाम में सीता के कितने लड़के थे, तो आपको बताना है 3। और यहाँ से यह भी प्रश्न पूछेगा कि सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो आपको याद रखना है कैलाश। क्या नाम था? कैलाश। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो आपको याद रखना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए। चलिए अगला प्रश्न है कि नलिनी विलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है। लिखित कहानी जो अपने हाथ से लिखा वो कहानी कौन है, तो आपको याद रखना है विश्व के दांत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न क्या है कि हकरस क्या थे। हकरस क्या थे, तो आपको बताना है कि हकरस क्या थे। तो वो जो थे ना, वो वनस्पति वैज्ञानिक थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नाखून प्रतीक है, नाखून किसका प्रतीक है, तो आपको याद रखना है पांचवी वृत्ति का। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न क्या है कि नागरी लिपि के लेखक है। नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना है गुणाकार मूले। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, एकदम बड़ी शिद्दत से इस प्रश्न को पढ़िए कि बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो आपको याद रखना है कि बहादुर का जो पूरा नाम है वो है दिल बहादुर। कौन बहादुर? दिल बहादुर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपका कि पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है, तो आपको याद रखना है मैक्स मूलर की। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक, चलिए यहाँ तक में 100 प्रश्न तो हो गया है। ठीक, और आप लोग बताइए कि 100 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही किए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो चलिए ये 2 प्रश्न बचा हुआ है, इस प्रश्न को भी बता देते हैं। ध्यान से देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। तो आपको याद रखना है और आपको बताना है ये समाजवादी व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर सी। अगला है बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था। बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था, तो आपको बताना है शंभू महाराज। तो चलिए आपका आज का ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ। ठीक, तो अब बताइए आप लोग कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और पीछे वाले वीडियो इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव बताया हूं, और वो 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखें। ठीक, तो चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। पुनः इनसे आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। ठीक।